बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन है, वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर जे.के. जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कि नाम से हमें पता पड़ता है, एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। एनएमआर मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमारे लिए, जिसको हम हिंदी में नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद कहते हैं, इसकी खोज 1946 में हुई थी सबसे पहले, और 1960 से इस तकनीक का उपयोग है वो कार्बनिक यौगिकों की संरचना को ज्ञात करने में होने लगा। तो ये जो टेक्निक है, इसकी सबसे पहले इन्वेंशन है 1946 में हो गया था, और 1960 से इस तकनीक का उपयोग है कार्बनिक यौगिकों की संरचना को ज्ञात करने में है वो किया जाने लगा। इस तकनीक में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की रेडियो आवृत्ति क्षेत्र, हम जानते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो क्षेत्र हैं वो विजिबल रीजन के रेडिएशंस तो विबग्योर के अंतर्गत आ जाते हैं, और इसके अलावा जो नॉन विजिबल रीजन्स हैं वो रेडियो आवृत्ति क्षेत्र है, वो रेड जो है, जो हमारा वेवलेंथ है, रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ के अबव होता है, और रेडियो आवृत्ति क्षेत्र की ऊर्जा के अवशोषण द्वारा नाभिक एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में है वो चला जाता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की ऊर्जा के अवशोषण द्वारा नाभिक एक स्पिन स्टेट से दूसरी, तो हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका क्या फंडामेंटल है कि न्यूक्लियस की एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है उसके द्वारा हमें एनएमआर का सिग्नल है वो प्राप्त होता है। रेडियो आवृत्ति क्षेत्र की ऊर्जा के अवशोषण से नाभिकीय संक्रमण निम्न स्थायी ऊर्जा स्तर से, तो हम जानते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर है वो स्थायी ऊर्जा स्तर होता है, और उच्च अस्थायी ऊर्जा हायर एनर्जी स्टेट पर है वो अनस्टेबल स्टेट में है, वो न्यूक्लियर स्पिन है वो चला जाता है। नाभिकीय जो संक्रमण है, न्यूक्लियर ट्रांजिशन है, वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में हो जाता है, और इस एब्जॉर्प्शन के दौरान है एक सिग्नल है हमें प्राप्त होता है। इस सिग्नल की तीव्रता और अवशोषण आवृत्ति के मध्य खींचा गया जो प्लॉट है उसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम हमारे लिए क्या दर्शाता है कि जो ये सिग्नल है वो सिग्नल की तीव्रता और अवशोषण आवृत्ति के मध्य खींचा गया जो प्लॉट है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम कहलाता है। आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में। इस तकनीक की सहायता से प्रोटॉन, कार्बन 13 दैट इज़ हाइड्रोजन, कार्बन 13, F19, P31 आदि नाभिकों की उपस्थिति का पता लगता है। इसको और हम डिटेल में आगे देखेंगे कि किस प्रकार के नाभिक हैं वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, और उनकी सहायता, ये अगर इस तरह के परमाणु हैं किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं तो उनका हमें ज्ञान होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इसको अपन जब अणुओं में प्रोटॉन का अध्ययन एनएमआर की सहायता से करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन का अध्ययन है वो हम एनएमआर की सहायता से करते हैं, तो इसे प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट में मैग्नेटिक या PMR से हम व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम PMR के द्वारा है इसको व्यक्त करते हैं, और इसको HNMR भी कहते हैं। हाइड्रोजन NMR, HNMR, HNMR, या हम इसको PMR से इसको व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन सभी कार्बनिक यौगिकों में प्राय उपस्थित होते हैं तथा उनकी उच्च प्राकृतिक बाहुल्यता होती है।
प्रोटॉन लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में, दैट इज़ हाइड्रोजन है, वो लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों के अंदर है, वो उपस्थित होते हैं तथा इनकी जो नेचुरल एबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम जानते हैं हाइड्रोजन की जो आइसोटोप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा है वो नॉर्मल हाइड्रोजन की 1H1 वाले की होती है। अतः PMR प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या जिसको अपन PMR कहते हैं द्वारा कार्बनिक यौगिकों में प्रोटॉनों की संख्या, उनके प्रकार एवं प्रकृति की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉनिक वातावरण की भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसके द्वारा है जो PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके द्वारा न केवल हमें प्रोटॉनों की संख्या, कार्बनिक यौगिकों में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बन परमाणुओं पर कितने कितने हाइड्रोजन या प्रोटॉन उपस्थित हैं, उनकी क्या नेचर है और उनके इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉनिक वातावरण की भी हमें जानकारी इसके द्वारा है वो प्राप्त हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं न्यूक्लियर स्पिन है। नाभिकीय स्पिन क्या है? नाभिकीय स्पिन है NMR तकनीक में किसी नाभिक के स्पिन आई का मुख्य योगदान होता है। अब हम स्पिन को समझेंगे। स्पिन को हम जानते हैं कि जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार से नाभिक भी अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमता है। तो इसका नाभिक के स्पिन का मुख्य योगदान रहता है। इसका मान नाभिक की द्रव्यमान संख्या और उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, जिसे निम्न तालिका में इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो नाभिक है जैसे 1H1 जो नॉर्मल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, इसकी द्रव्यमान संख्या है, हम जानते हैं इसकी परमाणु भार भी 1 होता है, परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। तो परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या भी विषम है, परमाणु क्रमांक भी विषम है और इसकी नाभिकीय स्पिन का मान हाफ है। कार्बन 13 C613 है, इसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है वो 13 है, परमाणु क्रमांक इसका 6 है और इसकी नाभिकीय स्पिन का मान हाफ होगा। F919 है, इसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार 19 है जो विषम है, परमाणु क्रमांक है वो भी 9 है तो वो भी विषम हो गया, इसकी नाभिकीय स्पिन का मान भी हाफ होता है। अब कार्बन का जो नॉर्मल आइसोटोप है C612, इसकी द्रव्यमान संख्या तो 12 है जो सम हो गई, परमाणु क्रमांक है वो भी सम हो गया, 6 हो गया, इसकी नाभिकीय स्पिन का मान 0 होता है। जिनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक है वो सम संख्या में है, उनकी नाभिकीय स्पिन का मान 0 है। यहाँ पर बोरोन 511 है, द्रव्यमान संख्या इसकी 11 है जो विषम है और परमाणु क्रमांक है वो इसका 5 है जो विषम है, और ये दोनों विषम होने पर नाभिकीय स्पिन का मान 3/2 हो जाता है। इस प्रकार न्यूक्लियर स्पिन की हम वैल्यूज़ को देख करके हम ज्ञात करते हैं कि कौन से परमाणु हैं वो NMR एक्टिव होंगे। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पर इसको आप देखते हैं कि वह नाभिक जिनके नाभिकीय स्पिन I की वैल्यू है हाफ, 3/2 इत्यादि हो, वह सक्रिय स्पिन वाले कहलाते हैं। तो सक्रिय स्पिन कौन से होंगे? जो NMR एक्टिव होंगे, जिनकी स्पिन की वैल्यू का मान हाफ या 3/2 है और तथा NMR द्वारा इनकी ही उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। अर्थात जिनकी 0 है न्यूक्लियर स्पिन, I की वैल्यू 0 है, वो हम NMR में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि कार्बन का जो नॉर्मल आइसोटोप है C612 है, उसको हम NMR की सहायता से उसकी स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। वह नाभिक जिनकी नाभिकीय स्पिन का मान 0 होता है वो अक्रिय स्पिन वाले, स्पिन इनएक्टिव होते हैं, जिनकी जैसे मैंने बताया है कार्बन 612 की जो I की वैल्यू है वो 0 है, इसलिए इसको स्पिन इनएक्टिव कहेंगे और NMR इनएक्टिव हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस हैं, इनको हम NMR की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अर्थात कार्बन का जो नॉर्मल आइसोटोप C612 है उसको हम NMR की सहायता से उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह नाभिक जिनके I की वैल्यू 1 होती है वो सक्रिय स्पिन वाले तो हैं, परंतु उनके भी NMR सिग्नल बहुत चौड़े होते हैं तथा उससे कोई उपयोगी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे नाभिक जिनकी I की वैल्यू 1 है वो सक्रिय स्पिन वाले तो हैं, परंतु उनके NMR में जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वो बहुत ब्रॉड सिग्नल प्राप्त होते हैं, शार्प सिग्नल प्राप्त नहीं होते हैं। इससे हमें कोई स्पष्ट जानकारी उनके बारे में प्राप्त नहीं हो पाती है। नाभिक धनाभिषित होता है। अब हम इसको देखते हैं न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। नाभिक धनाभिषित होता है, हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है।
प्रोटॉन के ऊपर धनावेश है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो कुल मिलाकर नाभिक पर धनावेश उपस्थित होता है। नाभिक धनावेशित होता है तथा जब वह अपनी अक्ष पर स्पिन करता है, लट्टू की भांति जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूमता है, वैसे ही नाभिक भी अपनी अक्ष पर घूमता है, जिसको हम उसकी स्पिन मोशन कहते हैं। तो उसके अक्ष के सापेक्ष चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो अक्ष के सापेक्ष जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है वो अगर अपनी एक्सिस पर घूम रहा है तो एक चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जनरेट होगा तथा यह लघु चुंबक के समान, इसके फलस्वरूप क्या होगा कि वो एक टाइनी बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है, लघु चुंबक के समान बिहेव करने लगता है। जब इस स्पिन प्रोटॉन को किसी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब इस तरह के प्रोटॉन को या जो न्यूक्लियस को जिसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न हो रहा है उसको जब हम बाहरी आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिसको यहाँ पर H0 से व्यक्त किया गया है, तो अपने अक्ष पर स्पिन जारी रखते हुए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के चारों ओर गति करने लगता है। तो इसमें फिर दो तरह की गतियाँ होने लगती हैं, एक तो ये अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है और दूसरा बाह्य क्षेत्र के अक्ष के चारों ओर भी गति करने लगता है, जिसको यहाँ पर इन चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और जो न्यूक्लियस है वो अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है और जो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड है उस पर भी ये स्पिन करने लगा। इसी तरह से इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि जो न्यूक्लियस है वो लट्टू की भांति है, स्पिन कर रहा है और वो अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है और बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर भी चक्कर लगाने लगा है। वास्तव में नाभिकीय चुंबक, अब नाभिकीय चुंबक हम यहाँ क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जब वो अपनी स्पिन के चारों ओर घूम रहा है तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए हम यहाँ पर शब्द यूज़ कर रहे हैं नाभिकीय चुंबक। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 के अभाव में अनियमित रूप से गति करते हैं, तो इनकी जो गति है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में है वो तो रैंडम मोशन है, किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं और उनके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी कोई डिफाइंड नहीं है, रैंडमली गति कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, लेकिन जब इन्हें बाहरी एक प्रबल एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये नाभिकीय चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में अनियोजित हो जाते हैं। तो अब इनमें से कुछ एक न्यूक्लियस हैं जो टाइनी बार मैग्नेट के रूप में एक्ट कर रहे हैं, कुछ एक न्यूक्लियस तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यसित हो जाएंगे और कुछ एक नाभिक हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यहाँ पर इन दोनों दिशाओं, दोनों अवस्थाओं को दर्शाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में तो जो न्यूक्लियस हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कोई न्यूक्लियस है वो किसी तरह से गति कर रहा है, कोई न्यूक्लियस दूसरी तरह से गति कर रहा है और ये इनके मैग्नेटिक मूवमेंट दर्शाए गए हैं। कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है वो लेफ़्ट से राइट की ओर है, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट अपर डायरेक्शन में है, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट राइट से लेफ़्ट की ओर है और इस तरह से ये अलग अलग जो न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग तरह का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जनरेट कर रहे हैं और इस तरह का जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेशन है वो रैंडम जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब हमने एक बाह्य स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया जिसको हमने यहाँ पर H0 से व्यक्त किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, अगर बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है तो उसमें दो तरह के अलाइनमेंट है वो यहाँ पर हो जाएंगे। कुछ एक न्यूक्लियस हैं वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपनी स्पिन को या न्यूक्लियर स्पिन को है, न्यूक्लियर मूवमेंट जो मैग्नेटिक मूवमेंट को है इस तरह से न्यूक्लियर स्पिन को अलाइन करेंगे कि वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अभिविन्यसित हो जाएं और कुछ एक ऐसे होंगे नाभिक जिनका जो मोशन है वो इस प्रकार से होगा या स्पिनिंग इस प्रकार से होगी कि उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हम देख सकते हैं कि दो तरह की अवस्थाएं हैं उत्पन्न होती हैं। इनमें से जो नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अभिविन्यसित होकर के अपने मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाइन करते हैं उसको अल्फा स्पिन अवस्था कहा जाता है और जो विपरीत दिशा में अपने आप को अलाइन करते हैं उसको बीटा स्पिन अवस्था कहा जाता है। अल्फा स्पिन अवस्था उन हम नाभिकों को कहेंगे जिनके मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं और बीटा हम उनको कहेंगे जिनके मैग्नेटिक मूवमेंट है
वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इस प्रकार से ये दो तरह के अलाइनमेंट हैं वो जनरेट हो जाते हैं। अब इनके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।